अरे फटी कमीज क्यों पहन रहे हो? जब जिंदगी फटे हाल हो तो सिली कमीज पहन के कौन सा भाग्य बदल जाएगा। सपने सिर्फ देखने भर से ही पूरे हो जाते तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। कमीज दो, सिल देती हूँ। रहने दो, ठीक है। फटी हुई कमीज पहनकर दुनिया में अपनी गरीबी का ढिंढोरा पिटोगे तो भी रहम की भीख नहीं मिलने वाली। दो। दूध का ध्यान रखना, लाती हूँ सिल के। पापा, मैं गिट्टी खेल खेल के ना बोर हो गई हूँ। क्या आप मुझे नई साइकिल दिला सकते हो? तानिया को साइकिल चलाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। और आप जब मुझे साइकिल दिलाओगे ना, तो मैं साइकिल को मैदान में जाके खूब चलाऊंगी और ट्यूशन तक भी ले जाऊंगी। तानिया, गिट्टी खेल खेल के बोर हो गई ना? बेटा मुझे 2 दिन दे, मैं पक्का तेरे लिए साइकिल लेकर आऊंगा। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। अरे फिर से गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस नहीं, गॉड प्रॉमिस बोल। हाँ, तेरा गॉड प्रॉमिस। यहाँ दूध उबल के आधा हो गया और तुम बच्चे को झूठे सपने दिखा रहे हो। क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो? शारदा, तुम सिर्फ मुहावरे ही मारते रहना। तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि आटे दाल की चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। नौकरी छोड़कर खुद घर पे बैठे हो और ताने मुझे दे रहे हो। तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे कह दो। सबका पेट भरने के लिए मैं भी दूसरों के यहाँ बर्तन मान सकती हूँ। उठाई जाए छो। मम्मी, आप हमेशा पापा को डांटती क्यों रहती हो? पापा, आप एक काम करो, आप मेरे लिए साइकिल मत लाओ, क्योंकि टीचर कह रही थी अगर स्कूल की फीस नहीं भरी तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज़ एक्सपायरी डेट के साथ आती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें अपनी एक्सपायरी डेट कभी पता नहीं चलती, और अगर पता होती तो शायद उससे पहले अपने सारे सपने पूरे कर लेते। हेलो, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे ले। इसकी जेबें चेक करो। सर, इसकी पॉकेट में मोबाइल और पैसे मिले हैं। 250 रुपये सर। मोबाइल भी है, पैसे भी हैं। इसका मतलब है लूट के इरादे से मर्डर नहीं हुआ। सर, इसकी पॉकेट में एनवेलप भी है। नेगेटिव्स? सर, फोटो लो इसकी। सर ये तो कोई एंटी गन लगती है। हेमंत, गन को बैलिस्टिक और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और इसके फोन को ऑन करवा के देखो, शायद इसके घर वालों के नंबर इसमें फीड हो। यस सर। शारदा जी, संभालिए अपने आप को। मुझे ये बताइए कि आपके पति सूरज घर से कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जाने वाले हैं? बोलकर गए थे कि अपने लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। कब से नौकरी ढूंढ रहे थे वो? करीब 1 महीने से। इसके पहले वो किराने की दुकान पर नौकरी करते थे।
पर शारदा जी, कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो आपके पति को इस तरह से मारा गया। ठीक है, बाहर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर ही परिवार में कोई रंजिश? नहीं साहब, उनका हमारा हमारी बेटी के सिवा कोई सगा नहीं था। जरा अच्छे से याद करके बताइए, आपने कभी अपने पति को किसी के साथ देखा हो या कोई ऐसी बात सुनी हो? ये साहब, हमने कभी नहीं सुना, लेकिन हाँ, करीब 10 दिन पहले हम बाजार गए थे, वहां उन्होंने किसी को देखा था। चलो तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सूरज, तब वो किसी से मिलने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो बहुत जल्दी में लग रहे थे। आ लिया ना, चलो। हाँ, लेकिन किससे मिलने गए थे? अरे घर चल के सब बताऊंगा, चलो तो। बताओ तो। बाद में मैंने घर जाके भी उनसे उस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो आपको लगता है कि आपके पति की मौत की वजह वो शख्स हो सकता है जिसे वो उस दिन बोरिया नगर में मिलने गए थे? शायद, क्योंकि उस दिन के बाद से वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन वो था कौन? जरा सा भी आइडिया है आपको? ठीक है, अगर आपको उस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले या आपको कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकती हैं। 1 मिनट, आपके पति सूरज जी की जेब से हमें कुछ नेगेटिव्स मिले थे। आप कुछ बता सकती हैं किन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स हैं? नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और इससे पहले तो मैंने उनके पास ये कभी देखा भी नहीं था। ठीक है, सर, रील कैमरा का ट्रेंड 8 से 10 साल पहले बंद हो गया था, फिर कोई नेगेटिव को संभाल के रखे, इसकी कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी। और सूरज की पत्नी का कहना है कि उसने नेगेटिव सूरज के पास में कभी देखे ही नहीं। तो क्या किलर जानबूझकर सूरज की जेब में नेगेटिव रख के चला गया? और क्राइम सीन पे गन का मिलना, सर सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है। लेकिन विश्वास, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मामूली सा गरीब आदमी जिसके पास खाने को भी लाले पड़े हुए थे, नौकरी नहीं थी, उसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों और किस मकसद से मारेगा? सर, सूरज की बीवी ने डायरेक्ट शक किसी पे नहीं जताया, लेकिन वो कह रही थी कि सूरज के मर्डर से 10 दिन पहले सूरज किसी अनजान शख्स से मिला था। सर, कहीं कोई कहानी बनाकर तो नहीं चली गई? पर अगर कहानी बना भी रही है तो सामने तो आ ही जाएगी। तुम एक काम करो, फिलहाल इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाओ, और जैसे ही सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं उन्हें स्टडी करो, और सूरज के आस पड़ोस, वो जहाँ पहले नौकरी करता था, हर जगह अच्छे से पूछताछ करो। सर, कहाँ रह गई मम्मी? मम्मी अब तक आई क्यों नहीं? मम्मी, मम्मी, आप कहाँ रह गई थी? पापा, पापा कहाँ? वो अब तक आए क्यों नहीं? अपनी माली हालत से जूझता सूरज का परिवार घर के अकेले करता धरता सूरज को खो चुका था। एक गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, आखिर वो किसकी ऐसी दुश्मनी का शिकार हुआ? सर वो नेगेटिव्स डेवलप करवाए। सर, नेगेटिव से पता चला है कि फोटोज किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। जिस औरत की शोक सभा है उसका नाम तो लिखा है बैकग्राउंड में, लेकिन लोगों से कवर्ड है। सर, ये फोटो 16 साल पहले खींची गई थी। ये देखिए सर। लेकिन सूरज की हत्या का 16 साल पहले की शोक सभा की फोटो से क्या कनेक्शन हो सकता है जिसके नेगेटिव्स उसकी जेब में थे? सर, ये तो कुछ भी नहीं है। क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी वो 80 साल पुराने मॉडल की गन है। सर, ऐसी गन्स ब्रिटिश काल में बना करती थी। गन की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर, रिपोर्ट कल तक आ जाएंगे। सर, 16 साल पुरानी फोटोज और 80 साल पुराने मॉडल की गन, सर इस केस की जड़ें जरूर गहरी है। हाँ हेमंत। सर, सूरज के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि सूरज और उसकी बीवी के बीच में बनती नहीं थी। सर, वजह का तो नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला है कि दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक काम करो, सूरज की बीवी को थाने बुलाओ
और उनके बीच होने वाले झगड़ों की वजह पता करो। हो सकता है उन दोनों के बीच कोई तीसरा हो जिसकी वजह से सूरज की मौत हुई। तुम्हारे पति सूरज की जेब से जो नेगेटिव्स मिले थे ये उसके फोटोग्राफ्स हैं, किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। मुझे नहीं पता साहब कि ये सब कौन है। तो तुम इनमें से किसी को नहीं जानती? नहीं साहब। अगर तुम किसी को नहीं जानती तो किसी पारसी औरत की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव तुम्हारे पति सूरज की जेब में क्या कर रहे थे? मुझे ये सब नहीं पता साहब। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरज किसी पारसी को जानते थे भी या नहीं। शारदा, हमें पता चला है कि तुम्हारे और सूरज के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। तुम्हारे अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कहीं तुम्ही ने तो तंग आकर उसे। साहब आप मुझ पे शक कर रहे हैं साहब? आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर मर्डर भी हो जाया करते हैं शारदा। सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, सूरज की मौत 7 नवंबर को शाम 4 बजे हुई थी और बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कंफर्म है कि क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी उस गन से ही सूरज को पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया था। जिस वक्त सूरज की हत्या हुई उसकी बीवी कहाँ थी? सर, उसकी बीवी घर पर ही थी। सर, हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है। अफेयर का तो कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन सर, सूरज की मौत बहुत ही प्लानिंग से की गई है। मतलब? सर, सूरज को जल मंदिर के एक पीयूसी से कॉल आया था दोपहर के 2:30 बजे और उस वक्त सूरज बोरिया नगर में था। सूरज की हत्या हुई 4 बजे और उसकी डेड बॉडी मिली दीगानगर के आउटस्कर्ट्स में। तो हो ये भी सकता है विश्वास कि 2:30 बजे जल मंदिर के पीसीओ से जो फोन किया गया वो उसे क्राइम सीन पर बुलाने के लिए किया गया हो। सर, लग तो यही रहा है, लेकिन सूरज को कॉल किसने किया था ये अभी तक पता नहीं चल पाया। सर, हमने पूछताछ की है, कोई क्लू नहीं मिला। और सर, वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। इसका मतलब है जो कोई भी था वो इतना अलर्ट था कि उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर वो सूरज की बीवी के टच में होगा तो मोबाइल कन्वर्सेशन अवॉइड करता होगा। सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सर, सूरज पिछले दिनों अधिकतर कॉल काम मांगने के लिए कर रहा था और अब तक सूरज के बारे में जितना पता चला है उससे ये साफ है कि सूरज बहुत ही ज़रूरतमंद था। सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स में से किसी पारसी का नंबर मिला है? नहीं सर, और पूछताछ में भी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि सूरज किसी पारसी औरत को जानता भी था। लेकिन मैं कोलकाता की पारसी कम्युनिटीज़ के लोगों से पता लगवा रहा हूँ कि 16 साल पहले किस पारसी औरत की मौत हुई जिसकी। पापा फिर ये शो, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, साइकिल भी नहीं चाहिए। और आप ना स्कूल की फीस भी मत भरना। आप भी कम पढ़े थे ना, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। नहीं तान्या बेटा, पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराना। देख बेटा, मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन बेटा तू इतना पढ़ना कि सबको पीछे छोड़ देना। हाँ, छोड़ेगा ना सबको पीछे? हाँ मेरा बच्चा। हेलो सर, सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था उस दुकान के मालिक से मेरी बात हुई। देखिए सर, इससे पहले किसी ने कोई और स्टोरी सुना के मुझ पर शक जाहिर करे, मैं खुद बता देना चाहता हूँ। 1 महीना पहले सूरज ने मेरे गाला से पैसा चुराया था, इसलिए हमने उसको नौकरी से निकाल दिया। सूरज की बीवी ने हमें बताया था कि सूरज ने खुद नौकरी छोड़ी थी और अब हमें पता चल रहा है कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, इसलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज की बीवी उसके बारे में और बहुत कुछ जानती है, हमसे छुपा रही है? हो सकता है सर, लेकिन दुकान का मालिक सच बोल रहा है इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरी दुकान पे काम करने वाले वर्कर से बात हुई, लेकिन उन्होंने दुकान के मालिक के बारे में कुछ और ही बोला है। साहब, सूरज कभी चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार था। पर तुम्हारा मालिक सूरज पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहा है? साहब, सूरज कई वक्त से तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल रहा था, पर वो टाल रहे थे। साहब, वो तो टाइम पे तनख्वाह भी नहीं देते थे। कई बार इस बात पे सूरज की उनसे कहा सुनी भी हुई। शायद इसीलिए साहब उसको चोरी का इल्जाम लगा के उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या नाम है सूरज के मालिक का? विनोबा मित्रा। उसकी पूरी कुंडली निकाल रहा हूँ सर। लेकिन बाकी वर्कर्स को भी भूलना मत। हो सकता है मालिक सच बोल रहा हो, वर्कर्स झूठ बोल रहे हो। और सूरज की बीवी पे नजर रखो। ओके सर। सूरज की हत्या में सूरज की बीवी, सूरज का मालिक और सूरज के साथ काम करने वाले को-वर्कर्स पुलिस की राडार में थे। सूरज की बीवी का कहना था कि उसने सूरज को बोरिया बाजार में किसी से मिलते हुए देखा था जो उसका हत्यारा हो सकता था। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई थी या सूरज की बीवी पुलिस को गुमराह करना चाहती थी? हाँ बोलो विश्वास। सर, सूरज की जेब से जिस शोक सभा के फोटोज के नेगेटिव हमें मिले थे वो शोक सभा 16 साल पहले कोलकाता के बंसद्रोणी में रहने वाली लेट नवरोज ईरानी के लिए रखी गई थी। सर, नवरोज ईरानी का 16 साल पहले मर्डर हुआ था। व्हाट? 16 साल पहले? 16 साल? 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 16 साल?
नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था? लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है कि सूरज नवरोज ईरानी को जानता भी था या नहीं। लेकिन सूरज की जेब से हमें नवरोज ईरानी की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव्स मिले थे, तो उसका नवरोज ईरानी से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। अच्छा, इस नवरोज ईरानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर नवरोज की कम्युनिटी के लोगों से तो फिलहाल इतना ही पता चला है कि नवरोज की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एक सगी बहन है फिरोजा नवरोजी, वो यही पार्क स्ट्रीट में रहती है। हो सकता है वो सूरज को जानती हो। तुम नवरोज की बहन का एड्रेस मुझे मैसेज करो और ये पता लगाओ कि नवरोज ईरानी के मर्डर केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हो सकता है सूरज के मर्डर का नवरोज ईरानी के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। फिरोजा मैडम है? फिरोजा नवरोजी? जी मैं ही हूँ, बैठिए। सूरज कुमार को जानती हैं आप? मैं किसी सूरज कुमार को नहीं जानती। आप नहीं जानती तो शायद आपकी बहन नवरोज ईरानी जानती हो। नवरोज, उसको गुजरे हुए तो 16 साल हो गए हैं। अब वो किसको जानती थी किसको नहीं, इसका पता मुझे कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा है साइरस। बुलाइए उसे। साइरस, आई आओ। साइरस, हम दरअसल ये जानना चाहते थे कि आप या आपकी मदर किसी सूरज कुमार को जानते हैं? मैंने कहा ना आपसे, हम किसी सूरज कुमार को नहीं जानते, तो आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली जिस तरह से 16 साल पहले आपकी बहन को मारा गया था, उसी तरह 7 नवंबर को सूरज कुमार की हत्या हुई है। और हमें सूरज कुमार की डेड बॉडी के पास से कुछ फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स मिले हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स आपकी बहन नवरोज ईरानी की शोक सभा के हैं। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप शायद सूरज कुमार को नाम से नहीं पहचान पा रही। ये है सूरज कुमार। जी नहीं, हम इसे नहीं जानते। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आप। थैंक यू। नवरोज आंटी के शोक सभा के फोटोज उस आदमी के पास कैसे पहुंचे? अब वो सब मुझे कैसे मालूम होगा? और तू बोल, आ चक्कर शू छे? सर नवरोज ईरानी मर्डर केस की फाइल मैंने पढ़नी शुरू की ही थी कि एक चौंकाने वाली बात पता चली। सर 16 साल पहले नवरोज ईरानी को जिस गन से शूट किया गया था, वो गन भी 80 साल पुरानी ब्रिटिश काल में बनी थी। सर ये देखिए, ये बुलेट हमें नवरोज की बॉडी से मिली थी और ये बुलेट हमें सूरज की बॉडी से मिली। और इन दोनों मर्डर्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये दोनों बुलेट एक ही गन से फायर की गई। विश्वास, अगर इन दोनों को एक ही गन से मारा गया है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का किलर एक ही हो। लेकिन सर नवरोज ईरानी को किसने मारा था, ये 16 साल से अभी तक पता नहीं लग पाया। लेकिन सूरज कुमार मर्डर केस में पिछले 13 दिन में हमें एक ही लीड मिली है कि हो सकता है जिसने सूरज को मारा हो उसी ने नवरोज को मारा हो। इसलिए नवरोज मर्डर केस के जितने भी सस्पेक्ट थे, अब वो हमारे लिए सूरज कुमार के मर्डर केस के भी सस्पेक्ट हैं। नवरोज मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था? सर पुलिस इंस्पेक्टर प्रणव रॉय। रिटायरमेंट के बाद से वो सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। मैंने उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी और कल सुबह 11 बजे वो हमसे यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं। सूरज, शारदा, नवरोज ईरानी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों नाम कभी सामने आए नहीं। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि सूरज का भी उसी गन से मर्डर हुआ 16 साल पहले जिस गन से नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था। सर माना कि नवरोज ईरानी केस सॉल्व नहीं हो पाया, पर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? नवरोज को किसने मारा होगा? हमारा पहला सस्पेक्ट था साइरस नवरोजी। साइरस नवरोजी, नवरोज का भांजा? यस, एंड द मोटिव वाज नवरोज ईरानी की प्रॉपर्टी। साइरस एक दूसरे फ्रॉड केस में भी सस्पेक्ट था। एक्चुअली उसने एक चिट फंड कंपनी खोल रखी थी और लोगों से काफ़ी पैसे वसूल लिए थे कंपनी के बिहाफ पे। पैसा लौटाने का बहुत प्रेशर था उसके ऊपर। और नवरोज के मर्डर के बाद उसने नवरोज की प्रॉपर्टी पर क्लेम किया और नवरोज का घर 87 लाख रुपए में बेच दिया। इस केस में हमने उसे अरेस्ट भी किया था, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया। बट आई स्ट्रांगली डाउट दैट बॉय वाज क्लीन। साइरस के अलावा और कोई सस्पेक्ट?
हमें बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि नौरोज मर्डर में जगत राय का हाथ हो सकता है। जगत राय जो एमएलए हैं? हाँ, नौरोज ईरानी जिस कंपनी में सेक्रेटरी थी, उस वक्त जगत राय वहां के वर्कर्स यूनियन का लीडर था और उसने कंपनी में स्ट्राइक करवा दी थी। इसको लेकर नौरोज और जगत राय में काफी झगड़ा हुआ था। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें एमडी विनोद साय से मिलना है अभी। वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। यहाँ तमाशा मत करो, जस्ट लीव। और नहीं गए तो? आई सेड लीव, सो लीव। अपनी औकात में रहना, समझी तू? जगत राय ने थप्पड़ ही नहीं मारा, जान से मारने की धमकी भी दी नौरोज को। और इस मैटर में नौरोज ने केस फाइल कर दिया जगत राय के खिलाफ। जेल से छूटने के 3 महीने बाद नौरोज का मर्डर हुआ और यही वजह थी कि जगत राय हमारे रडार में आया, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। सर, नवरोज का जब मर्डर हुआ था तब वो 40 साल की थी और सूरज तब 16 साल का था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नवरोज ईरानी को किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मारा हो। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई ट्रेल सामने आई थी जिससे ये पता चले कि वो गन कहां से खरीदी गई है? हमने उस टाइम के तमाम हिस्ट्री शीटर्स और इलीगल आर्म डीलर्स को भी राउंड अप किया था, लेकिन उस गन से रिलेटेड हमें कोई लीड नहीं मिली थी। इवन हमने तमाम वेस्ट बंगाल की रॉयल फैमिली से भी पूछताछ की जिनके पास ब्रिटिश एरा की गन होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन उस मामले में हमें कुछ हाथ लगा नहीं। सर, अपने खबरियों के नेटवर्क से भी उस गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। विश्वास, ये गन 16 साल पहले एक मर्डर में इस्तेमाल हुई और वही गन 16 साल बाद एक दूसरे मर्डर में इस्तेमाल हुई। तो इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन 16 सालों के दौरान और कई मर्डर्स में इस गन का इस्तेमाल किया गया हो। एक काम करो, पिछले 16 सालों में जितने भी मर्डर्स गोली मार के हुए हैं उन सबकी बैलिस्टिक रिपोर्ट चेक करो। सर, जगत राय और साइरस, ये दोनों नवरोज ईरानी मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। हो सकता है इन दोनों का भी इस गन के साथ कोई कनेक्शन हो, और हमें यह भी पता लगाना है कि इन दोनों का सूरज कुमार के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। और नवरोज ईरानी की शोक सभा में ये जितने भी लोग हैं, इन सबका कनेक्शन भी सूरज कुमार के साथ हो सकता है। इन सबको आइडेंटिफाई करो और सभी से पूछताछ करो। सर, जिस कंपनी में नवरोज मैम सेक्रेटरी थी, वहीं मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हमको हमेशा लगा कि नवरोज ईरानी का मर्डर जगत राय ने किया था। वो बहुत पावरफुल लोगों को जानता था और उन्हीं का बदौलत वो यूनियन लीडर से एमएलए बन गया। लेकिन नवरोज मैम बहुत डेयरिंग लेडी थी। वो सच और सही के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। पढ़ लिया, ये मांगे हैं मेरे मजदूरों की। एमडी को बोलो ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल कभी खत्म नहीं होगी। ये मांगे वर्कर्स की नहीं है। तुम उन्हें डरा धमका के उनके और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। आई विल एक्सपोज यू वेरी सून। और नवरोज मैम ने जगत राय को जेल करवा दी। उसके बाद वो दोबारा कभी यूनियन लीडर नहीं बना। इसी वजह से जगत राय ने नवरोज मैम को खत्म कराया होगा। इस फोटो को ध्यान से देखो। इस आदमी का नाम सूरज है। इस आदमी को तुमने नवरोज मैडम के साथ में देखा था? नहीं सर। बेटा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मम्मी घर पे नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। ये मेरे पापा का घर है। ओ शारदा जी, कहाँ हो तुम? नहीं जानता इसको। और कुछ? आप सूरज कुमार को नहीं जानते, लेकिन हमें पता चला है कि जिसने सूरज कुमार को मारा है उसी ने 16 साल पहले नवरोज ईरानी को भी मारा था। और नवरोज ईरानी केस में तो आप... उस केस में 16 साल पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी मुझे। अपना रिकॉर्ड चेक करो। सर, फिलहाल तो हम सूरज कुमार का मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमें ये पता चला कि इस मर्डर में भी आपका हाथ है तो आपके खिलाफ 2 मर्डर केसेस... इंस्पेक्टर, मिलने का समय दिया है तो अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। सब लोग जानते हैं कि नवरोज ईरानी को उसके भांजे साइरस ने मारा था। अगर एक केस सॉल्व करना चाहते हो तो साइरस को पकड़ो, साइरस को इन्वेस्टिगेट करो। मेरा टाइम मत खराब करो, समझे? ओ खुदाई, बहुत बुरे हैं हम। रोज एक नया पाप करते हैं।
हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी दो। वो मैंने चिट फंड के लिए जो लोगों से पैसे लिए थे, वो नवरोज आंटी का घर बेचकर भी नहीं चुका पाया। आई एम रियली स्कैर्ड, कहीं वो मुझे पनिश ना करें। डोंट गेट स्कैर्ड दिकरा। अपने गुनाहों का कन्फेशन जो ऊपर वाले के सामने करता है, खुदा उसे फॉरगिव कर देता है। जिस कंपनी में नवरोज मैडम काम करते थे, मैं वहाँ एक क्लर्क था, लेकिन नवरोज मैडम कभी छोटे बड़े में भेद नहीं करती थी सर। वो तो बहुत ही हेल्पफुल लेडी थी। नवरोज मैडम, आपसे एक पर्सनली हेल्प चाहिए था प्लीज। आई नो तुम्हारा बहन का शादी है और कंपनी तुमको लोन नहीं दे रही, बट मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए पर्सनली। ओके सर, वो बिना बोले ही दूसरों की ज़रूरत समझ जाती थी। उन्हें कोई भी ज़रूरतमंद दिखता, वो कैसे भी करके उसकी मदद करती। तो शायद नवरोज ने सूरज की भी मदद की होगी। इस आदमी का नाम सूरज है, जानते हो उसको? नहीं सर। शारदा जी, मैं जानती हूँ आपके पति के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर स्कूल वालों ने तान्या का नाम काट दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपने स्कूल की फीस नहीं भरी, लेकिन आप मेरी ट्यूशन फीस तो दे ही सकती हैं। लेकिन मैडम जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे यूँ विनती क्यों करती? आप कह रही हैं आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पति तो कुछ और ही कह रहे थे। 6 महीने से ना आपने मेरी ट्यूशन फीस दी है और ना ही आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चला ना तो स्कूल से उसका नाम कट जाएगा। नहीं नहीं, आप बस थोड़े दिन और संभाल लीजिए। 2-4 दिन में मेरे किसी से 40,000 रुपये आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे मैं आपकी ट्यूशन फीस भी दे दूंगा और स्कूल की फीस भी। लेकिन मैडम जी, उन्होंने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कि कोई उन्हें 40,000 रुपये देने वाला था। मुझे लगता है शायद सूरज ने सेठ जी से 40,000 मांगे हो। वैसे भी वो कभी किसी को पूरी तनख्वाह नहीं देते थे। हो सकता है पैसे काट काट के उन्होंने सूरज के 40,000 अपने पास जमा कर लिए हो। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर बनाए रखो। सर सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था, उस दुकान पे अभी भी सूरज की बीवी गई और उसने दुकान के मालिक से काफी झगड़ा किया। तो वो दुकान के मालिक से 40,000 रुपये मांग रही थी और बोल रही थी कि दुकान के मालिक ने सूरज का मर्डर इसलिए कर दिया ताकि मालिक को सूरज को 40,000 रुपये लौटाने ना पड़े। लेकिन उसने हमें पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ये 40,000 का क्या चक्कर है? सर ये चक्कर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर, सूरज की बीवी कई लोगों से पूछताछ करके पता कर रही थी कि सूरज को 40,000 रुपये किससे लेने थे, और दुकान के काम करने वाले एक लड़के ने उसे बताया और उसके बाद वो दुकान के मालिक से झगड़ा करने पहुंच गई। दुकान पे काम करने वाला वर्कर कौन है? सर इसका नाम गोविंद है और सूरज के घर पे काफी आना जाना था इसका। गोविंद? हेमंत, कहीं इस गोविंद और शारदा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ लगता तो नहीं, लेकिन इस गोविंद ने पहले दुकान के मालिक के खिलाफ ही बोला था। दुकान के मालिक के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, ना तो दुकान के मालिक के खिलाफ कुछ मिला, ना शारदा के और ना गोविंद के। हेमंत, ये 40,000 की कहानी और शारदा के अफेयर का एंगल सब कुछ अच्छे से पता करो। हो सकता है बोरिया नगर वाली कहानी भी झूठी हो। वहां सूरज ने किसी अनजान आदमी को नहीं, बल्कि अपनी बीवी को उसके लवर के साथ देखा हो। हेमंत, शारदा और सूरज का पिछले 16 साल का इतिहास निकालो। ओके सर। पुलिस शारदा को अब भी शक की नजर से देख रही थी और इसके साथ साथ सूरज का मालिक, सूरज के साथ काम करने वाले गोविंद, सब सूरज मर्डर केस के सस्पेक्ट नजर आ रहे थे। और पुलिस ये भी मान रही थी कि 16 साल पहले नवरोज ईरानी को मारने वाला भी सूरज का हत्यारा हो सकता है। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है कि कोई आदमी सूरज को 40,000 रुपये देने वाला था? सर हमने सूरज के जानने वाले लोगों से बात की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि वाकई में सूरज को कोई 40,000 रुपये देने वाला था या नहीं। इस बारे में सूरज की बीवी क्या बोलती है? सर वो तो खुद मान रही है कि जिससे सूरज को 40,000 रुपये लेने थे उसी ने सूरज को मारा होगा, और वो खुद लोगों से मिलकर पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सूरज को 40,000 रुपये देने वाला कौन था। हेमंत, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोगों को मिल मिलकर जानबूझ के ये भ्रम खड़ा कर रही है कि जिस किसी से सूरज ने 40,000 रुपये लेने थे उसी ने सूरज को मारा है, जबकि ना तो कोई 40,000 रुपये देने वाला है और ना ही कोई वो जिसके साथ उसने बोरिया नगर में सूरज को देखा था। सर इन फोटोग्राफ्स में कुल 30 लोग हैं, जिनमें से 23 को आइडेंटिफाई करके हमने उनसे पूछताछ की। उनमें से कोई भी सूरज को नहीं जानता है और ना ही ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जिससे लगे कि नवरोज को मारने वाला ही सूरज का हत्यारा हो। जो नवरोज की हत्या के 16 साल बाद भी पकड़ा नहीं गया, वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। बाकी बचे 7 लोगों को भी आइडेंटिफाई करो, फिर देखते हैं इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन है। सर नवरोज की हत्या के 10 साल बाद साल 2010 में एक एक्स आर्मी मैन ने ठीक उसी तरह की गन से अपने कजन की हत्या की थी, जिस तरह की गन से नवरोज और सूरज की हत्या हुई थी। सर इस एक्स आर्मी मैन का नाम जगदीश कुमार है और ये आजकल भोपाल जेल में बंद है।
ऑफिसर, अगर मैं अपने चचेरे भाई को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं। देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने जिस गन से अपने भाई को मारा था वो गन ब्रिटिश काल की बनी हुई थी। आपको वो गन मिली कहाँ से? असलम ने दी थी वो गन मुझे। असलम? कहाँ मिलेगा ये असलम? मानता हूं कि जगदीश कुमार को वो गन मैंने ही दी थी, लेकिन अब तो मैं उसकी सजा भी काट चुका हूं। लेकिन 9 साल पहले तूने जो गन जगदीश कुमार को दी थी वो अब किसके हाथ लग गई जो एक और मर्डर हो गया? साहब वो गन मेरी नहीं थी साहब, मैं तो एक मामूली सा देसी कट्टा सप्लाई करता था साहब। वो गन तो एहसान की थी। एहसान कौन? साहब मेरा दोस्त था, वो भी अवैध हथियार का धंधा करता था साहब। आज से 9 या 10 साल पहले बिहार पुलिस ने उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था साहब। उसने पूरा हथियार मेरे यहाँ छुपा दिया था साहब। उसमें से वो गन मैंने जगदीश कुमार को किराए पर दे दी थी साहब। जगदीश कुमार ने अपने भाई का मर्डर करने के बाद वो गन मुझे वापस कर दी थी साहब। कुछ दिन के बाद एहसान उस गन को वापस ले गया था। तो तू ये कहना चाहता है कि 16 साल पहले नवरोज और अब 16 साल बाद सूरज के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई वो तूने नहीं, एहसान ने सप्लाई की थी? 16 साल बाद? लेकिन साहब एहसान कैसे गन सप्लाई कर सकता है? क्यों? वो तो 6 साल पहले पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। सर इन तीनों में से ये एहसान है। एक हिस्ट्री शीटर ने नवरोज की शोक सभा अटेंड की और उसके साथ वो आदमी खड़ा है जो नवरोज मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट है। विश्वास, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारिस ने ही एहसान को नवरोज को मारने के लिए कहा हो? लेकिन सर नवरोज के मर्डर के करीब 10 साल बाद एहसान एनकाउंटर में मारा गया था, तो फिर सूरज का मर्डर किसने किया और किस मकसद से? ये तो अब सारिस ही बताएगा। फिलहाल तुम उस पुलिस टीम से मिलो जिन्होंने एहसान का एनकाउंटर किया था। शायद उनसे हमें यह पता चले कि एहसान ने असलम से वो गन वापस लेने के बाद किसको दी थी जिससे सूरज को मारा गया था। सर नवरोज ईरानी को जिस गन से मारा गया था वो इस आदमी की थी जो आपके साथ खड़ा है। हो सकता है आपके कहने पे ही नवरोज ईरानी को मारा गया हो। व्हाट? ये आदमी मेरे साथ खड़ा है तो आप कुछ भी बोलेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका नाम एहसान था। जैस्मिन ने इसका नाम फैज बताया था। फैज? सर इन तीनों में से ये एहसान है। आप उसी जैस्मिन की बात कर रहे हैं ना जो नवरोज की मेड थी? यस, थी तो वो मेड, पर नवरोज ने उसको सर पे चढ़ा कर रखा था। मेरे गांव में ना लड़कियां जैसे ही 14 साल की होती है उनकी शादी कर देते हैं। आप तो 40 साल की है ना? नहीं, मेरा मतलब है आपने कभी नहीं सोचा कि शादी कर लेनी चाहिए थी आपको? मुझे तो कभी नहीं लगा, नहीं तो जरूर कर लेती। पर तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तुझे अपनी शादी का बहुत चाव है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अनाथ हूँ ना, पर मेरे माँ बाप होते तो शायद। माँ बाप न थी तो शू थयू, मेरी बेटी की तरह तू मेरी सेवा करती है। समझ ले, मैं ही तेरी माँ हूँ। देखते ही देखते जैस्मिन ने नवरोज के दिल पे ऐसा जादू चलाया कि वो जैस्मिन को अपने बेटी की तरह रखने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जैस्मिन उस फैज को भी घर में ले आई। नवरोज, तेरा एब्सेंस में वो लड़का रोज इधर आता है, पता नहीं किस चोरू चक्के के साथ। ये फैज चोर नहीं है मैम। तो छे कौन ही छोकरो? तू क्या इस घर की मालकिन है जो नवरोज के एब्सेंस में किसी को भी घर में बुला लेगी? रो मत टिकरा, प्यार करती है उससे। जैस्मिन ने अपने झूठे आंसू दिखाकर नवरोज को इस तरह पागल बना दिया था कि नवरोज खुद जैस्मिन की और फैज की शादी के बारे में सोचने लगी थी। सर जैस्मिन ने बताया था फैज जूते चप्पल बेचने का काम करता था, और अब आपसे पता चल रहा है कि उसका नाम एहसान था और वो एक क्रिमिनल था। आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं, पर हम तो जैस्मिन पर शक पहले ही जता चुके थे। लेकिन नवरोज के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचा, क्योंकि नवरोज की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई। सर आपकी तरह ये गलतफहमी पहले भी पुलिस को हुई थी।
बट आई रियली लव नवरोज आंटी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वाह, वेरी नाइस वॉच आंटी। आपने मुझे घड़ी गिफ्ट किए ना, अब देखना मेरा टाइम ज़रूर चेंज होगा, मेरी कंपनी का सारा लॉस कवर हो जाएगा। थैंक यू आंटी। सर, मैं नवरोज आंटी को सपने में भी मारने की नहीं सोच सकता, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। नवरोज के प्रॉपर्टी के लीगल नॉमिनीज हम ही थे, पर उसे जैस्मिन की असलियत मालूम नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी जैस्मिन को कर दिया। ये तो शुक्र है कि उसने कोई विल नहीं बनाई, नहीं तो उसमें भी जैस्मिन का नाम डाल देती। सर, एहसान का एनकाउंटर करने वाली बिहार पुलिस टीम से हमने बात की, लेकिन उनसे हमें एहसान की गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन उनका कहना है कि 6 साल पहले एहसान और उसके साथियों का एनकाउंटर करने के बाद एहसान की बीवी जैस्मिन ने ही एहसान की बॉडी के लिए क्लेम किया था, और तब वो प्रेग्नेंट थी। विश्वास, साइरस और नवरोज की बहन फिरोजा एहसान और जैस्मिन पर शक जता रहे हैं। अगर साइरस ने एहसान से नवरोज को मरवाया होगा तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि एहसान के एनकाउंटर के बाद जैस्मिन ने सूरज को मरवाया हो? सर, साइरस ने पहले भी जैस्मिन को एक्यूज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो हो सकता है कि वो अभी वही गेम खेल रहा हो। लेकिन जैस्मिन ने एहसान और फैज को अपना पति बना लिया था, तो हो सकता है कि अब जैस्मिन एहसान का गैर कानूनी धंधा संभाल रही हो। आजकल रहती कहाँ है जैस्मिन? सर, बिहार पुलिस ने पटना का एड्रेस दिया है। एहसान के एनकाउंटर तक वो पटना में किराए पर रह रही थी, और एनकाउंटर से पहले एहसान का भी वहाँ आना जाना होता था। जैस्मिन यही रहती है? रहती है? अरे उसको तो मर के 4 साल हो गए। जैस्मिन मर चुकी है? उसका पति जुनेद जब मरा था तो वो पेट से थी, पति की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी, वो भी मर गई बेचारी। क्या नाम बताया आपने उसके पति का? जुनेद। जुनेद? यही जुनेद है? हाँ, यही तो है जुनेद। सर, ये बात तो साफ है, जैस्मिन नवरोज के इंश्योरेंस पॉलिसी की नॉमिनी थी, भले उसे इंश्योरेंस का पैसा ना मिला। सर, ये भी तो हो सकता है कि जैस्मिन का जो पति था फैज उर्फ जुनेद उर्फ एहसान ने ही नवरोज का मर्डर करवाया हो, क्योंकि नवरोज का मर्डर जिस गन से हुआ था वह एहसान की थी, और एहसान का तो खुद का एनकाउंटर हुआ है। फिर सूरज का मर्डर एहसान की गन से किसने और किस मोटिव से किया होगा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज का हत्यारा नवरोज के मर्डर से कोई ताल्लुक ही ना रखता हो? लेकिन वो एहसान की गन से तो ताल्लुक रखता होगा। जब नवरोज ईरानी को मारा गया था तो उसमें 2 लोग शामिल थे। मान लो एक एहसान था, दूसरा कौन था? एहसान ने पहली बार अपनी गन असलम के पास छुपाई थी। सर, हमने असलम को अच्छे से खंगाल लिया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है विश्वास कि असलम जैसा ही एहसान का कोई दूसरा साथी हो, क्योंकि जब एहसान का इनकाउंटर हुआ था उसके पास वो गन नहीं थी। हो सकता है उसने वो गन अपने किसी दूसरे साथी को दी हो। इस एहसान का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालो, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसका सूरज के मर्डर से कोई कनेक्शन है। सूरज की हत्या में एहसान की गन इस्तेमाल हुई थी, लेकिन एहसान के एनकाउंटर के बाद एहसान की वो गन किसके हाथ लगी थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस एहसान और फैज उर्फ जुनैद से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, एहसान के साथ जो 2 क्रिमिनल्स एनकाउंटर में मारे गए थे वो ब्रिजेश और रामाधीर थे। ब्रिजेश और रामाधीर वांटेड क्रिमिनल शेखुद्दीन के लिए काम करते थे, और एहसान शेखुद्दीन को गैर कानूनी हथियार सप्लाई करता था। सर, यही शेखुद्दीन और शेखू कई दिनों से अंडरग्राउंड है। अगर एहसान इस शेखू को इलीगल आर्म सप्लाई करता था तो हो सकता है एहसान ने वो गन शेखू को दी हो जिससे सूरज की हत्या हुई थी। ये जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड है, अपने खबरियों से कहो उसे खोद के निकालें, क्योंकि अब ये शेखू ही बताएगा कि सूरज की हत्या का 16 साल पहले हुई नवरोज की हत्या से क्या कनेक्शन है। शेखू का पता लगाने के लिए पुलिस ने बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया। नवरोज और सूरज मर्डर से जुड़े सभी लोगों से पुलिस शेखू तक पहुंचने का तार ढूंढ रही थी, और 41 दिन बाद पुलिस को शेखुद्दीन और शेखू के पटना में छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। बोल, तू नहीं मारा ना सूरज को? हाँ साहब, मैं नहीं मारा सूरज को। क्यों मारा था? सब मुझे अहमद भाई ने बोला। अहमद कौन?
ऐसा नहीं है अहमद, एनकाउंटर में ऐसा नहीं, हमारा दूसरा साथी जमील मारा गया था। तो फिर एहसान की बीवी जैस्मिन ने उस बॉडी को एहसान की बॉडी मानकर आइडेंटिफाई क्यों किया था? साहब, जैस्मिन को मैंने बोला था कि जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही था। तो जैस्मिन ने नवरोज की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए तुझसे बोल के नवरोज को मरवाया? नहीं साहब, जैस्मिन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैस्मिन को मैंने झूठ बोला था कि साइरस मुझे नवरोज मर्डर केस में फंसवा सकता है, तो इसलिए जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही हूँ। साहब, जैस्मिन को तो ये भी नहीं पता था कि नवरोज को मैंने मरवाया था। सब एहसान के कहने पे मैंने ही नवरोज को मारा था। तेरे साथ एक और भी तो था, वो कौन था? वो सूरज था साहब। सूरज? शीकू मेरे गांव का था, वही सूरज को अपने साथ लाया था। बोल रहा था ज़रूरतमंद है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने दोनों को उस मर्डर के लिए 50-50 हज़ार रुपये देने का कहा था। अरे ये तो 10,000 है। एहसान ने सूरज को सिर्फ 10,000 दिया था। सूरज इस बात से दुखी था ही था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे नवरोज के मर्डर का पछतावा हो रहा था। उसका दिल कांप गया था उस मर्डर के बाद। बोला आगे कभी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन 2.5 महीने पहले सूरज ने मुझे बोरिया नगर में देख लिया था। ये पकड़ो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। सूरज! उस दिन के बाद से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि उसके पास कुछ सबूत है कि मैंने ही नवरोज को मरवाया है। कैसा सबूत? सब वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रहा था कि जिस लिफाफे में मैंने उसे 10,000 दिए थे, उसमें गलती से मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया कि वो मुझ पे भारी पड़ सकता है। और उस दिन के बाद मैंने उसे ख़त्म करने का सोच लिया था। हेलो, शेखू! सूरज! सर, एहसान ने बोला था कि उसने सूरज को इसी एनवलप में 10,000 रुपये दिए थे, और इसी एनवलप में हमें ये नेगेटिव्स मिले। और शायद इन्हीं नेगेटिव्स को सबूत बताकर सूरज एहसान को 40,000 रुपये के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और इन्हीं नेगेटिव्स की मदद से हमने 16 साल पुराना नवरोज मर्डर केस भी क्रैक कर लिया। सूरज ने नवरोज की हत्या के बाद अपराध को अलविदा कहने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन जब उसकी ज़रूरतों ने उसे 16 साल बाद उस मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के बाकी बचे 40,000 रुपये वसूलने की मृत तृष्णा दी, तो बदले में उसे सिर्फ मौत मिली। माना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इरादा कमज़ोर हो और इंसान इम्तिहान देने से डरता हो तो उसका किया उसे कभी नहीं बख्शता। दिल्ली शहर की मासूमियत उन छोटे मोहल्लों में नजर आती है जहां आज भी लोग खुलकर जीना जानते हैं, बिना किसी तकल्लुफ के मिलते हैं, जहां बच्चे अकेले बिना किसी की उंगली थामे स्कूल जाते हैं और बिना किसी डर के सड़कों पर खेलते हैं। लेकिन आज ऐसे ही एक मोहल्ले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस मोहल्ले की तस्वीर ही बदल दी। समीर, हम लोग सत्यनारायण जी की कथा में जा रहे हैं, शर्मा जी के यहाँ। तुम एक काम करो, आज राहुल को ट्यूशन से तुम लेके आओ, 12 बजे पहुंच जाना। अरे पहुंच जाओगे ना? हाँ भैया, ले आऊंगा, टेंशन मत लो आप। अगर गोपाल छुट्टी पर नहीं गया होता तो ये काम हम तुम्हें बोलते ही नहीं। भाभी बोल तो दिया, ले आऊंगा, लिख के दूं क्या? चलो। और हाँ समीर, मेहरबानी करके दिन में दारू मत पीना। भैया दारू छोड़ दी है मैंने। हेलो भैया, भाभी निकल गया, मैं आता हूँ। राहुल, तू घर पे नहीं गया? नहीं, मेरे चाचू लेने आने वाले थे, लगता है नहीं है। राहुल तो क्या हो गया, तू हमारे साथ चल। हाँ नहीं, मैं इधर ही वेट करता हूँ, शायद आ रहे हो। अच्छा ठीक है, चल बाय बाय। अंकल, एक प्लेट गोलगप्पे देना।
अंकल टाइम क्या हुआ? 12:15। लगता है ये चाचू भी भूल गए। कोई नहीं, मैं खुद ही घर चला जाता। बहुत लेट हो गया। समीर गया होगा ना राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए? बिल्कुल गया होगा। जब एक बार उससे कह दिया तो जाएगा नहीं। इतना बुरा नहीं है वो। पता है कैसा है समीर? ये कौन फोन कर रहा है बार बार? देखना जरा संगीता कौन है। हेलो, वो एक्चुअली पीयूष गाड़ी। क्या राहुल? राहुल कहाँ पर है? क्या हुआ? राहुल गाड़ी साइड में लगाई। राहुल कहाँ है? राहुल प्लीज हम बात करो, गाड़ी साइड में लगाओ ना। हेलो, कौन बोल रहा है? राहुल मेरे पास है, अगर वापस चाहिए तो 15 लाख रुपए लगेगा। क्या? और पैसा कहाँ लाना है मैं फोन करके बताऊंगा। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, किसका फोन है? राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? तुम शांत रहो। राहुल घर नहीं पहुंचा, इसका मतलब समीर लेने नहीं गया राहुल को। घर पहुंचो पहले। पता नहीं कैसा होगा मेरा राहुल। रो मत संगीता, राहुल मिल जाएगा। पीयूष भाईजान गए हैं ना पुलिस के पास, देखना वो राहुल को लेकर ही आएंगे। कहाँ गए? कुछ भी नहीं पता चला। किसने किया था हमें कॉल? उसने दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन वो और मैं उसका नंबर पुलिस स्टेशन में देकर आ रहा हूँ। वो हमें दोबारा कॉल करने वाला था, उसने कॉल क्यों नहीं किया? उसने फोन नहीं किया ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुलिस यहाँ क्या करे? आप लोग राहुल को ढूंढिए, यहाँ पर आप क्यों क्या रहे हैं? मैम प्लीज शांत हो जाइए। राहुल की तलाश ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसकी फोटो भी सर्कुलेट की है और जगह जगह नाकाबंदी भी जारी है। मैम राहुल के सिलसिले में ही हम आपके मोहल्ले में इंक्वायरी कर रहे हैं। बेटा राहुल आपके साथ ट्यूशन पढ़ता है? हाँ अंकल। मतलब वो आज आपके साथ नहीं आया? मैंने उसे कहा था कि घर चल, पर उसने कहा नहीं मेरे चाचा आ रहे हैं, मैं वेट करता हूँ, तभी मैं घर पे आ गया। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भी राहुल को ट्यूशन पढ़ने के बाद देखा है? साहब यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? और आपको क्या लगता है ये जो किडनैपर है हमारे बीच में खड़ा है और आपके सवालों का जवाब देगा वो? देखिए मेरी बात समझिए। हाँ सही बात है, हमसे सवाल करके आपको क्या मिलने वाला है? देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ राहुल की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों से इंक्वायरी करनी पड़ रही है। तब तक राहुल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? यही तो काम है इनका, दिखावा करते रहना और आए दिन बच्चे गायब होते रहे। अच्छा, आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी बिजनेस में या मोहल्ले में, या किसी पर कोई शक जो आपसे बदला लेने के लिए राहुल को किडनैप कर सकता है? नहीं सर, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से कोई झगड़ा है। सर यहाँ हम मोहल्ले में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, यहाँ मुझे किसी पे कोई शक नहीं। लेकिन मुझे शक है, मुझे समीर पर शक है। क्या बकवास करी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मुझे पूरा यकीन कि समीर की वजह से ही हमारा बेटा राहुल किडनैप हुआ है। ये समीर कौन है? मेरा देवर। आज राहुल को ट्यूशन से लेकर आने की जिम्मेदारी हमने उसे ही दी थी, लेकिन अब उसे कभी भी कोई काम बताओ कुछ नहीं करता है। सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और अपने भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, यही काम है उसका। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पीयूष हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते हैं। थैंक यू। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों लाल पीली हो रही गुस्से से? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है तुम्हारा भाई समीर। आज मैंने उसे कहा कि राहुल का होमवर्क करवा दे, लेकिन नहीं, उन्हें तो कोई काम ही नहीं करना है। दिन भर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मैच देखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसने गोपाल से शराब मंगवाई और घर में बैठकर पी। और जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे भाई का पैसा है, तुम्हें क्या पड़ी है? और इतनी सी बात में आप गुस्सा हो गए हैं? अरे वो बच्चा है, नासमझ है, सही गलत की उसको पहचान नहीं है अभी। मजाक मस्ती में तुमसे कुछ कह दिया होगा, भाभी हो तुम उसकी। 25 साल का बच्चा है ना? संगीता मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, और ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है।
एक नहीं 10 बार कहा था उसे कि ठीक 12 बजे राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए पहुंच जाना, लेकिन फिर भी जब पीयूष ने 12:15 बजे उसे कॉल किया तो वो रास्ते में था, पहुंचा नहीं था। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। ये समीर कहाँ है? यही हूँ मैं। भाभी आपको दिक्कत है मुझसे, मुझे पता है, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने राहुल को किडनैप करूंगा? तुम अपने भाई से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। चलो संगीता, मैं चलता हूँ। देख लेना, ध्यान करना। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसा है? क्या बात है, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो भैया। ये कलर आप पे ना बहुत सूट करता है। अच्छा ज्यादा घूम मत, ये बता काम क्या है? वो भैया एक 3000 रुपये दो ना। वो एक रिस्ट वॉच देखी थी, बहुत सही है भैया, वो लेनी है। अच्छा हुआ पिताजी का बिजनेस तूने नहीं संभाला, वरना 3000 की घड़ी के लिए 4000 रुपए का मक्खन लगा चुका है तू अभी तक। पैसे चाहिए थे तो सीधे मांगना बेटा। संगीता तुम इसे पैसे दे देना, मैं लेट हो रही। चलो बाय। ऐसे समीर, ये क्या है? पैसे वापस करो। अरे क्या भाभी, क्यों चाचा करती रहती हो? कल समझाया था ना आपको, मेरे भाई का पैसा है, जितना मर्जी लो, आप कोई नहीं होती रोकने वाली। पीयूष, नालायक, आज अगर गाड़ी की चाबी नहीं भूला होता ना तो तेरा असली चेहरा देखने से बाकी रह जाता मैं। तेरी भाभी ने मुझे हर बार समझाया, समीर ऐसा है, समीर वैसा है, मुझसे शिकायत करती रही। मैं इसको समझाता रहा कि नहीं वो बच्चा है, वो मान जाएगा। ये सिला दिया तूने। भैया आप गलत। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, और आज के बाद तू एक बात कान खोल के समझ ले, मुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद मत करना। जानती हो, बाबूजी गुजरने से पहले बोल के गए थे कि इसका ध्यान रखना। मैंने जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा, एक भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह पाला तुझे। एक बात ध्यान रख ले, 1 महीना है तेरे पास, सिर्फ 1 महीना। या तो 1 महीने में ऑफिस ज्वाइन कर, तनख्वाह लेके काम कर, नहीं तो कोई और काम ढूंढ। और अगर दोनों काम नहीं होते तो घर से बाहर निकल जा। चलो यहां से जाओ। सारे आस्तीन के साथ मैंने घर में ही पाल रखे हैं। तुम ये रखो। तुम शांत हो जाओ पीयूष, और आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। देखो तुम सॉरी मत बोलो, ये तुम्हारी गलती नहीं। तुमने तो मुझे हर बार आगाह किया, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। शराब के नशे में कुछ भी कर सकते हो। भाभी मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जितना आप। समीर, कोई तो तुमने राहुल को किडनैप नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा, तो फिर राहुल को सही टाइम पर ट्यूशन से लेने तुम क्यों नहीं गए थे? सर वो बोलो। सर राहुल की ट्यूशन के वक्त मैं टिप्सी बार में था एक फाइनेंसर के साथ। सर इस प्रोजेक्ट में मैंने पूरी स्टडी की है, इट्स अ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट एंड सर हम 1 साल में अपना सारा पैसा रिकवर कर सकते। यार राहुल को लेके आना था ट्यूशन से। हाँ भैया, हाँ भैया, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। सर वो मैं फाइनेंसर को कन्विंस करने के चक्कर में मुझे टाइम का पता नहीं चला, और फिर भैया का फ़ोन आया तो मैं राहुल की ट्यूशन पे भागा गया। तब तक सर राहुल वहाँ से चला गया था। सर मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया सर। भाभी आप जिसकी कसम बोलो मैं उसकी कसम खाता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया भाभी। मुझे अपनी गलती समझ में आई थी, इसलिए मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बिना बताए फाइनेंसर से मिलने जा रहा था। उस बार की और उस फाइनेंसर की सारी डिटेल तुम मुझे दोगे? जी सर। हम आपकी कॉल मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही किडनैपर आपको फोन करेगा हमें उसकी लोकेशन का पता लग जाए, तब तुम ध्यान रखिए। थैंक यू सर। सर पीयूष को किडनैपर का जो रैंसम कॉल आया था वो इसी मोहल्ले के पीछे से आया था। और सर राहुल का ट्यूशन सेंटर भी इसी मोहल्ले में, घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर। सर मैंने आसपास सभी जगह देखा, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर पता लगाना काफी मुश्किल है कि किडनैपर कौन था। इसका मतलब किडनैपर इसी मोहल्ले का है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल भी यही कहीं है। पीयूष, आपके घर पे जो रैंसम के लिए कॉल आया था उसकी लोकेशन इसी मोहल्ले की है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल और किडनैपर दोनों यहीं कहीं हो। इस मोहल्ले से? अगर राहुल यहीं कहीं है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ भाई चल, हम चलते हैं। सर एक काम करो, अपने हवलदार यहाँ शादी वर्दी में लगाओ। ठीक है सर। संगीता तुम रात भर से नहीं सोई, अकेले सोफे पे कब तक बैठी रहोगी?
मेरी बात मानो, अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो भगवान पर भरोसा तभी होगा जब मेरा राहुल सही सलामत वापस आ जाएगा। तुम भी तो रात भर से नहीं सोए हो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, कुछ खाओगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। राहुल क्या हुआ? बस आप क्या करने आए यहाँ पे? आप राहुल को तो ढूंढ नहीं पाए ना, मार दिया ना उसे। बॉडी कहाँ मिली? पीछे वाले गेट पर संगीता ने गेट खोला। सिंह सर, आसपास जरा अच्छे से देखो, कुछ मिलता है क्या? हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने की। बेचारे जीते जी बच्चे को तो आपने मार डाला, अब पोस्टमार्टम करके क्या उखाड़ लेंगे? नीचे हटिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे आप? अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं बॉडी को? देखिए प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज। क्या काम करेंगे आप अगर ये सब कल करते ना तो आज राहुल जिंदा होता, लेकिन आपको उसकी पड़ी कहाँ थी? आप तो यहाँ मोहल्ले में तहकीकात करके अपना वक्त जाया कर रहे थे। बस वापस ला पाए आप राहुल को? नहीं ना, आप सिर्फ मासूमों को परेशान करना जानते हैं। आप क्या जानेंगे एक माँ के दिल का दर्द? कलेजा फट जाता है जब अपनी औलाद को ऐसे देखना पड़ता है किसी माँ को। और आपको देखिए, आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। देखिए प्लीज आप इन्हें कंट्रोल कीजिए प्लीज। साहिदा शांत हो जाओ, तुम जानती हो जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता था। चलिए मान लिया कि आप लोगों में बहुत भाईचारा, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी एक बात ये याद रखिए कि फिरौती का फोन इसी मोहल्ले से आया था। इसका मतलब कोई तो एक ऐसा है जिससे आप लोगों को खतरा है। सर हो सकता है आपकी बात ठीक हो, आप भी तो देख रहे हैं ना, इस मुसीबत में पूरा मोहल्ला हमारे साथ अभी भी खड़ा है, कैसे शक करें किसी पर? पीयूष याद करके बताइए कि जब से राहुल किडनैप हुआ तब से लेकर अब तक ऐसा कौन है जो यहाँ मौजूद नहीं है? सर इसका मतलब वो किडनैपर हो सकता है शायद। पीयूष अच्छे से याद करिए और बताइए कल से यहाँ कौन कौन गायब है? सर शिव अय्यर, अय्यर अंकल का बेटा, कल वो सुबह से ही गायब है सर। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं, कल जब वो सुबह जा रहा था तो मैंने उसे जाते हुए देखा था। अजय बत्रा, कल रात को यहाँ कम्युनिटी की पूजा थी, वो बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन कल वो पूजा में आए नहीं। मैंने पता किया तो पता चला कि उसे कोई अर्जेंट कॉल आया, फिर वो चला गया। श्याम कपूर भी तो पूजा के बीच में से उठकर चला गया था ना? लेकिन वो तो दुबई में रहते, आते जाते रहते। सर गोपाल भी तो हो सकता है। गोपाल? सर कल सुबह ही वो छुट्टी लेके अपने गांव चला गया था। ये गोपाल कौन है पीयूष? काम करता है घर में सर, सर्वेंट है हमारा। मुझे बोला पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे जाने तो मैंने जाने दिया। उसका एड्रेस पता कुछ? मेरे एक दोस्त के कहने पे मैंने उसे रख लिया था सर, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका। अच्छा मोबाइल नंबर कोई? रमेश पता?
या तो अपनी एक टीम तैयार करो और इन चारों सस्पेक्ट को ट्रैक करो, उनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और इनकी लोकेशन भी पता करो। अजय, श्याम, शिव और गोपाल, हो सकता है कि राहुल के किडनैपर और कातिल इन्हीं चारों में से कोई एक हो। एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले से एक बच्चा गायब हुआ था, बच्चा जो उसी मोहल्ले का था। कोई उसके लिए चाचा था, कोई ताऊ था, कोई दादा था। फिर इन अपनों में से किसने उसको गायब किया था? अब तक की तहकीकात में 4 नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आए। घर के सर्वेंट गोपाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसका फोन भी सर्विलेंस पे डाल दिया था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए भी अर्जी दे दी थी। ये 13 तारीख के दिन इनमें से किसी ने आपके यहाँ से कॉल किया था क्या? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। आपको पक्का यकीन है? पक्का सर। अच्छा, ऐसा कोई आदमी जिसकी हरकत आपको सस्पिशियस लगी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। श्याम कपूर, जिस दिन राहुल का किडनैप हुआ था उससे पिछली वाली रात श्याम कपूर की तो दुबई की फ्लाइट थी, तो फिर ये राहुल को किडनैप कैसे कर सकता है? और अजय बत्रा? सर, इस अजय बत्रा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर, अजय बत्रा और इसका दोस्त सोमेश, ये दोनों एक क्लब की मेंबरशिप के फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। सोमेश उस दौरान इसके पैसे लेकर फरार हो गया। सर, अजय बत्रा ने अपने दोस्त से तकरीबन 10-12 लाख रुपए उधार लिए थे एसयूवी कार खरीदने के लिए, और सर अभी इसके ऊपर तकरीबन 10-12 लाख रुपए वापस लौटाने का प्रेशर है। मतलब अजय पैसों को लेकर के किडनैपिंग कर सकता है? कर तो सकता है सर। हम इसकी फैमिली के कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। जैसे ये कॉल करेगा हम इसे पकड़ लेंगे। यस डॉक्टर गर्ग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राहुल अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके काम की हो सकती है। आप अगर यहाँ आ सकें तो मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है, हम अभी आते हैं। राहुल की मौत दम घुटने से हुई है और किडनैपिंग के 2 से 4 घंटे के अंदर ही वो मर चुका था। शायद इसीलिए किडनैपर ने दोबारा रैंसम के लिए कॉल नहीं किया। हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राहुल के नाखूनों से हमें ब्लड और स्किन के सैंपल्स मिले। लगता है बच्चे ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है। शायद इसीलिए उसे जान से मारते वक्त या उसे बांधते वक्त किलर के ब्लड और स्किन के ट्रेसेस बच्चे के नाखून में आ गए। इसका मतलब किडनैपर या मर्डर, वो जो भी है, उसकी बॉडी पे, खास करके चेहरे पे या हाथों पे या फिर गले पे खरोच के निशान होंगे। जी बिल्कुल, और बल्कि ये निशान अभी ताजे होंगे। अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट आपको मिलता है तो समझिए आपको आपका किलर मिल गया। अब वो जो कोई भी था सर, हम लोगों ने तो अपना बच्चा खो दिया। हम आपकी अब क्या मदद कर सकते हैं? समीर, समीर, हाथ दिखाओ। तुम नहीं मारे ना, तुम नहीं मारे ना राहुल को, तुम नहीं मारे राहुल, तुम नहीं मारे राहुल को, तुम नहीं मारे राहुल को, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा बाप। संगीता संभाल लो अपने आप को। पीयूष, हमें आपकी मदद चाहिए। सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अपने बच्चे तक को तो बचा नहीं सके। देखिए पीयूष, सारा मोहल्ला नाराज है, गुस्से में। हम उन्हें ऐसे चेक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि राहुल की शोक सभा में जितने भी लोग आए, हम उन पर पैनी नजर रखें। ठीक है सर। मौके की संजीदगी को देखते हुए, ये जानते हुए भी कि राहुल की शोक सभा में पूरा मोहल्ला आएगा, पुलिस ने दूरी बनाए रखी, पर उनकी कड़ी निगाह हर आने जाने वाले पर थी। यहाँ तक कि संगीता और पीयूष भी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहे थे। पुलिस और राहुल के माँ बाप दोनों को उम्मीद थी कि आज कातिल पकड़ा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और उन्हें हताशा ही हाथ लगी। कल ये यही था, पूरा घर इसकी शैतानियों से गूंजता था, पर आज सन्नाटा है। बाहर ही नहीं, मेरे अंदर भी कान तरस गए हैं इसके मुंह से मां सुनने के लिए। आखिर लोग इतने हैवान क्यों हो जाते हैं कि मासूमों को मारते वक्त के हाथ भी नहीं कांपते। सर, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, शिव अय्यर, मोहल्ले वालों के हिसाब से अभी उसे वैष्णो देवी में होना चाहिए, लेकिन सर उसका फोन अभी 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 37 में ऑन हुआ था। और दूसरी इन्फॉर्मेशन? सर, गोपाल, हमने गोपाल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर। इसमें से एक नंबर है जिसमें वो कंटिन्यूस बात कर रहा था। इस नंबर के बारे में इंक्वायरी निकाली है, पता चला ये उसकी बीवी का नंबर है। शिव अय्यर, पता करो ये शिव अय्यर का सिर्फ मोबाइल ही नोएडा में था या ये खुद भी नोएडा में? और ये गोपाल, इसकी बीवी से पूछताछ करो और इसके घर के बाहर सादी वर्दी में कांस्टेबल तैनात करो और इसका फोन सर्विलांस पर डालो। ठीक है सर।
जी गोपाल को बुलाओ, कुछ बात करनी है। वो तो 2 दिन से घर पर नहीं है। घर पे नहीं आया, फिर झूठ बोल रही हो। सर झूठ क्यों बोलूंगी? बबली, कहाँ जा रही हो अकेले? तुझे कितनी बार बोला है कि अकेले बाहर मत निकला कर। चल घर में। क्या दिन आ गए, आजादी से बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। क्या करेंगे भाई, पिछले 6 महीने में इस मोहल्ले में दूसरे बच्चे की मौत है। राहुल का तो किडनैप हुआ है, पर जूनी, उसकी मौत अचानक से क्यों और कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आया। कौन जूनी चाचा? क्या हुआ था उसे? वो जाहिदा और फिरोज की बेटी 8 साल की बच्ची थी। 2 दिन से किसी को दिखाई नहीं दी। फिर पता चला बच्ची मर गई, कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। बड़ी प्यारी बच्ची थी। पर चाचा, बच्ची की मौत कैसे हुई? क्या बताऊं बेटा, जाहिदा और फिरोज का तो ये कहना है कि वो टीवी पे कुछ देखा था और वैसा ही करने के लिए मुंह को पन्नी से बंद किया और खोल नहीं पाए और दम घुटने से मौत हो गई। पर क्या कहें, छोड़ो बेटा। बोलो ना चाचा, पर क्या? पर किसी को भरोसा नहीं उनकी इस कहानी पे। राहुल का केस अभी सुलझा भी नहीं था कि पुलिस को एक और केस का सिरा हाथ लगा। पुलिस ने बिना किसी शिकायत के दर्ज हुए भी इस केस की तह तक जाने की ठानी। बेशक पूरा मोहल्ला पुलिस पर तमाम तरह की तोहमतें लगा रहा था, पर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से चूकने को तैयार नहीं थी और राहुल ही नहीं, किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने को प्रतिबद्ध थी। सर, अगर आप उस दिन वाली बात के लिए आए हैं तो जाहिदा की तरफ से मैंने आपसे माफी मांग ली थी। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आपसे जूनी की मौत कैसे हुई थी हम ये जानने आए। क्या हुआ था उस दिन? मेरी जूनी। सर, जूनी बच्ची थी। उसने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था शायद, और वही घर में अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। उसने पॉलीथीन से अपना चेहरा ढक तो लिया था, लेकिन वक्त रहते उतार नहीं पाई और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास? जी आइए। सर, जब ये वाकया हुआ तो हमने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अब्बास रिजवी। इंस्पेक्टर, बच्ची ने अपना सर पॉलीथीन में डाला था और नायलॉन के धागे से गर्दन में उसके इर्द गिर्द उसने बांध लिया था। शायद टाइम पर वो उसे खोल नहीं पाई, इसलिए दम घुटने से उसकी मौत हुई है। मैंने चेक किया था। आपके बताने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रोजमर्रा की कोई घटना हो। आपको नहीं लगता डॉक्टर कि ये आम बात नहीं है? हाँ, ये आम बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें इनके अब्बा के टाइम से जानता हूँ, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि इस हादसे को ये गलत शक्ल देने की कोशिश कर, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना सर? तसल्ली तो मुझे तब होगी जब मैं जूनी की बॉडी का फॉरेंसिक टेस्ट करा लूंगा। लेकिन उसको दफनाए हुए तो 6 महीने हो गए। मालूम है, लेकिन उसकी बॉडी को बाहर निकालना ही होगा। फिरोज की कहानी वाकई भरोसे लायक नहीं। क्या तुमने कंफर्म किया था? हाँ सर, इन तीनों सस्पेक्ट में से सिर्फ गोपाल को छोड़कर जिस दिन जूनी गायब, शिव अय्यर और अजय बत्रा 3 दिन तक शहर में नहीं थे और तब तक दिखाई नहीं दिए जब तक जूनी के पेरेंट्स ने उसकी मौत के बारे में सबको नहीं बता दिया। इसका मतलब जूनी और राहुल की केस पे कोई ना कोई तो कनेक्शन है। सर, गाजियाबाद के एक होटल से अजय बत्रा ने अपनी फैमिली को कॉल किया है। उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। उठाओ उसे। कौन है? सर, रूम सर्विस। आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो लेके आया हूं। पुलिस, चलो। पर मैंने किया क्या? सब बताते हैं। अरे हाँ रमेश, क्या खबर है? जय हिंद सर। सर, हमें खबर मिली है कि शिव ने नोएडा के सेक्टर 37 में एक फ्लैट खरीदने के लिए किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया था, जो कि उसकी जान के पीछे पड़ा है सर। उसे कुछ 5 लाख रुपए देने थे। मतलब शिव के पास भी मोटिव है राहुल को किडनैप करने का? सर, मैंने गार्ड से कंफर्म किया तो उसने बताया कि शिव 2 दिन पहले यहाँ आया था। एक काम करो, फ्लैट में जाकर के फिर से चेक करो और अगर वो अभी भी वहां हो तो उठा लो उसे। शिव अय्यर, पुलिस, चलो। तो वैष्णो देवी जाने के नाम पे तू ये कुकर्म करता है? नहीं सर, मैं कोई कुकर्म नहीं करता है सर। जो नोएडा में लड़की है वो मेरा वाइफ है। अच्छा, तो तू दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से छुप छुप के मिलता है? हाँ सर, वो मेरा मजबूरी है सर। मैं साउथ इंडियन है, मेरा फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है सर। वो बोले कि मैं तमिलियन गर्ल को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता, वो अलाउ नहीं करेंगे सर। पर अभी मैं कॉलेज में एक बिहार का लड़की बेला से बहुत प्यार करता, उसका फैमिली भी मेरे को बहुत पसंद करता था सर। तो मैं उससे छुप के शादी किया, उसको नोएडा में रखा है।
मैं वो वैष्णो देवी का झूठ बोल के उनसे मिलने के लिए जाता था सर। तुमने राहुल को किडनैप क्यों किया? अपने घर के लोन का पैसा भरने के लिए? नहीं सर, मैं किसी को किडनैप नहीं किया। मेरे को मालूम, मेरे को पैसा भरने का है। मैं अपना पीएफ पे लोन अप्लाई किया। जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ तू कहाँ था उस दिन? मैं अपना वाइफ और बेबी के साथ नोएडा में। राधा, इसके बयान को क्रॉस चेक करो और इसको यहीं बिठा के रखो। अजय, क्या हुआ? आई सर, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस सुमेश ने किया है सर वही पैसा लेके भागा था। पता है हमें, उस केस में पुलिस सुमेश को ढूंढ रही है, तुम्हें नहीं। तुम सुमेश की वजह से नहीं छुपे हुए थे, तुम राहुल अग्रवाल के मर्डर की वजह से छुपे हुए थे। राहुल अग्रवाल? ये कौन है सर? राहुल अग्रवाल पीयूष अग्रवाल का बेटा, तेरे मोहल्ले में रहता है ना वो? सर, उसके मर्डर से मेरा क्या लेना देना? मैं बताऊंगा या तू बताएगा? हाँ, तुमने नई एसयूवी गाड़ी खरीदी अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर के, और जब उन्होंने पैसा मांगा और तुम दे नहीं पाए तो तुमने राहुल को किडनैप कर लिया, फिर फिरौती मांगी और बाद में उसे मार दिया। ये बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? जब तक तू सच नहीं बोलता और ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं सड़ेगा। यादव सर, इसकी बॉडी को चेक करो, ये कहीं खरोंच के निशान तो नहीं है, और शिव के भी। ठीक है सर। जूनी की मौत प्लास्टिक बैग के कारण दम घुटने से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, वो भी बड़ी बेरहमी से। उसका विंड पाइप जो ऑक्सीजन देता है फेफड़ों को, उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। क्या छिपा रहे हैं आप हमसे? साइदा संभालो। अब सुकून मिला ना आपको? यही चाहते थे ना आप? मैंने कितनी मिन्नतें की थी हमसे कि चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन नहीं, आपको उस वक्त किडनैपर पे ज्यादा भरोसा था, पुलिस वालों पे नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? हा? सर, आज से 6 महीने पहले तक मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मैं जूनी से बहुत नफरत किया करता था, क्योंकि वो बेटी थी और मुझे बेटा चाहिए था। मैं बात बात पर उसको डांटता था, मारता था, बहुत डरती थी मुझसे। फिर अपनी मौत से 1 दिन पहले वो स्कूल से आते वक्त गायब हो गई। साइदा बहुत परेशान थी सर, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं। फिरोज कुछ तो करो, हमारी बच्ची को कहीं से ढूंढ लाओ। रोज तो 6 बजे आ जाती है, आज 7:15 हो गए, अभी तक नहीं आई। छैयाना नहीं लौटी। कितना सुकून है घर में। तुम उसके अब्बू हो कि क्या हो? अपने बच्चे के बारे में कोई ऐसे बात करता है? मैं उसका कोई अब्बू नहीं हूं, और ना ही वो मेरी कुछ लगती है। फिरोज तुम। हेलो, सुन, तेरी बेटी मेरे पास है, और अगर तेरी बेटी वापस चाहिए तो कल शाम तक 20 लाख रुपए तैयार रखना। क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने ऐसी बकवास की ना तो मैं तेरी। तब तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। फिर ये सोनी किडनैप हो गई? फिरोज चलो पुलिस के पास चलते हैं, जल्दी चलो। चुप बैठ। तेरी बेटी की वजह से ना मुझे अपनी इज्जत का जुलूस नहीं निकलवाना पूरे मोहल्ले में। अरे लड़की की जात है, एक रात बाहर जाके रहेगी ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। अब वो जहां है उसे वहीं रहने दे बस। तुम इंसान हो या जल्लाद हो? हाँ, छोटी सी बच्ची है वो फिरोज। तुम प्लीज तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। साहिदा, मैं उस मनहूस के लिए अपनी बदनामी नहीं कर पाऊंगा, और ये पुलिस में जाने की बात ना सोचना भी मत। तुझे तेरी बेटी चाहिए ना, तो ठीक है, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन पुलिस की बात मत करना। तुमने इतनी बड़ी रकम एक दिन में जुटाई, कैसे? सर, 10 लाख मेरे पास थे, कुछ घर पर पड़े थे और कुछ दुकान पर, और बाकी के 10 लाख मैंने कुछ दोस्तों से उधार ले लिए थे। तुम काम क्या करते हो? सर, मेरी सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की 4 दुकानें, ज्यादातर धंधा कैश से ही होता है। और फिर अगले दिन किडनैपर का फोन आया और उसने बताया कि पैसा कहाँ लेकर आना है। फिरोज, पैसे दिए हुए घंटों बीत गए, आधी रात हो गई है। पैसे देने के बाद अब कितने घंटे हो गए, अभी तक जूनी क्यों नहीं आई? फिरोज, अरे आ जाएगी। ये लो, ये ले आ गई तेरी बेटी, मेरे 20 लाख का नुकसान करवा के। सोनी, 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 साइदा, सोनी, सोनी, सोनी बेटा, सोनी! उस जानवर ने पैसे मिलने के बाद भी मेरी बेटी को मार डाला, मार डाला।
मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती थी, मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिरोज ने मुझे रोक लिया क्योंकि इनको डर था कि जूनी के साथ इनकी बदसलूकियों के बारे में सबको पता चल जाएगा, और इसलिए इन्होंने वो पॉलीथीन वाली कहानी घड़ी और सबको सुना दी। और डॉक्टर रिजवी, उन्हें भी शक नहीं हुआ? सर, वो एक जमाने से हमारी फैमिली डॉक्टर है। उनको मैंने जो बताया उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया और जूनी का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया, और फिर मैंने फौरन ही जूनी को दफना दिया। जायदा मुझे माफ कर दो साहब। जूनी और राहुल के केस में मॉडस ऑपरेंडी सेम है। इसका मतलब ये दोनों काम, कत्ल और किडनैपिंग, एक ही आदमी ने की है जो उनके मोहल्ले का है, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। और अजय और शिव की बॉडी पर कहीं पर भी खरोच के निशान नहीं है, तो कहीं ये काम गोपाल का तो नहीं है? हो सकता है सर। आखिर क्या हो गया है इस समाज को? इंसानियत तो जैसे बची ही नहीं। भगवान का रूप माने जाने वाले बच्चों को सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ऐसा करने वाले हम माओ की बद्दुआएं उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। क्या हुआ? चलो अभी बताते। लेकिन अरे चलो अभी बताते हैं। हुआ क्या? सर ऐसा नहीं चलेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। सबको आप शांत करते रहिए। 5 दिन हो गए मेरे बेटे का मर्डर हुए, क्या किया आपकी पुलिस ने? सिर्फ बातें बना रहे हैं आप। आखिर कब तक मिलेगा मेरे बेटे का कातिल? तहकीकात के नाम पे सिर्फ आप लोगों को परेशान करते हैं। आपका बेटा चाहता ना तो आपको पता चलता। पूछताछ कर रहे हैं ना, आप समझिए अच्छे से। पूछताछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होना यहाँ नहीं। चलो यहाँ से। अब तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना ही होगा, वरना ये लोग शांत नहीं होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, पूछताछ जारी है। हमारी मेहनत कामयाब होने वाली। एक्सक्यूज मी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। उस दिन सुबह तो मैं गांव चला गया था साहब, मैं कैसे राहुल बाबा को मार सकता हूँ? तूने झूठ बोला था ना कि तेरे बाप की तबीयत खराब है। वो इसीलिए साहब, अगर सच बोलता तो वो लोग छुट्टी नहीं देते। एक हमसे क्यों मान रखा है तूने? हाँ? वो तो साहब बस कॉल क्या छुपा रहा है? खड़ा कुछ नहीं साहब। देखा ये तो हाँ दिखा सर, ये तो खरोच का निशान है। हाथा पाई में ये खरोच तुझे राहुल ने मारे थे ना, जब तू उसका खून कर रहा था? नहीं साहब। बोल। नहीं साहब। तेरा खून और खाल राहुल के नाखून में मिले हैं। अब सच सच बोल दे, नहीं तो डीएनए टेस्ट सच बोलेगा। बोल। साहब हम कहीं भी नहीं गए थे साहब, हम दिल्ली में ही थे। राहुल बाबा को हमने ही पैसों के लिए उठाया था साहब। हम मौके की तलाश में थे, और जब राहुल बाबा उस दिन ट्यूशन से निकले तो उनको मैंने उस गली से उठा लिया था। वहां तो सिर्फ एक ही चॉकलेट था, अंदर बहुत सारी चॉकलेट है बेटा। आओ बेटा आओ। बेटा अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आता हूँ, ठीक है? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, डर लग रहा, घर चलो ना। बेटा अंकल के होते डर क्यों रहे हो? जब मैं पीयूष साहब को फोन करके आया, देखा तो राहुल बाबा मर चुके थे। मैं बहुत डर गया था साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो मैं दोबारा पीयूष साहब को पैसों के लिए फोन भी नहीं कर सकता था।
सारी रात ये सोच के निकाली कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं राहुल बाबा की बॉडी घर के पिछले दरवाजे पे छोड़ के गांव भाग गया साहब। मैंने सोचा सबको लगेगा मैं तो गांव में था और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा साहब। मैं कसम खा के कहता हूं साहब, मैं राहुल बाबा को मारना नहीं चाहता था साहब। और जूनी को भी तूने ही मारा था ना? नहीं साहब, जूनी को मैंने नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूं। क्या हुआ सर? सर अब तो गोपाल ने भी बयान दे दिया है, केस सॉल्व हो चुका है, बट आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं यादव, रैंसम के लिए अगर कॉल गोपाल ने किया था तो फिर पीसीओ वाले ने उसे पहचाना क्यों नहीं, जबकि वो उसी मोहल्ले का है? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। उसे तो गोपाल को आराम से पहचान लेना चाहिए था। शायद गोपाल किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर किसे? हट मैं आप लोग से झूठ क्यों बोलूंगा साहब? तू ऐसे नहीं मानेगा। यादव एक काम करो, इसे गांव महेंद्रगढ़ जाओ और वहां खाप पंचायत को बता दो कि उसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में कहाँ रहते। गांव वो नहीं जा सकते सर। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक गोत्र के हैं और हमने भाग की शादी की है, और एक गोत्र में शादी करना खाप पंचायत के हिसाब से पाप है। वो गांव गए तो वो लोग उन्हें मार देंगे। फिर वो उसके साथ जो कुछ भी करेंगे ना, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। ठीक है सर। रुकिए साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे साहब। ठीक है, नहीं करेंगे। तू सच सच बता, किसे बचा रहा है? एक मिनट सर। सर आपने कहा था कि आपके पास 3 सस्पेक्ट हैं, तो इसका क्या किया आपने? और राहुल को किसने मारा? बताता हूँ। जब तक आप बता नहीं देते तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं चले देंगे। वही बताने आया हूँ। शिव और अजय निर्दोष हैं। तो क्या इसका मतलब गोपाल ने राहुल को? सिर्फ गोपाल ने ही नहीं, इसमें कोई और भी शामिल है, और हम उसी को अरेस्ट करने यहाँ आए हैं। और हाँ, एक बात और, जूनी का भी कातिल वही है, और वो आप लोगों में से ही एक है। पकड़ो इसे। तूने मेरी बच्ची को मारा? तूने मारा मेरी सोनी को? क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? मेरी मासूम बच्ची को क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों मारा मेरी सोनी को तूने? जूनी को मैं नहीं मारा था सर। और राहुल को? राहुल को भी किडनैप करने में मेरा ही आता सर। क्यों क्या ये सब? हाँ, दो किडनैपिंग और मर्डर क्यों किया? गर्लफ्रेंड के लिए साहब, उस पे खर्चा करने के लिए, नहीं तो मुझे छोड़ देती साहब। 6 महीने पहले मैंने जूनी का किडनैप किया था। सुना अपनी बेटी की आवाज? कल शाम तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। और मुझे 20 लाख रुपए मिल गए, पर मैं साहब जूनी को जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे वो पहचानती थी। इसलिए मैंने उसे मारकर उसके घर पे फेंक दी। 20 लाख रुपए सर कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चले। 7 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाना था। फिर एक दिन वो बेवड़ा समीर पीकर बड़बड़ा रहा था साहब। साला बिजनेस पापा ने शुरू किया, मेरा भाई उस पर कब्जा करके बैठा। मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। तुझे पता है मेरे भाई के पास लाखों रुपए हैं, घर पे ऐसे ही पड़े रहते। तभी मैंने प्लान बनाया कि राहुल को मैं किडनैप करूंगा और सारा शक समीर पे जाएगा, और वो गोपाल को मैं अपने साथ मिलाया। धमकी देकर कि तू उसके गांव जाएगा और खाप पंचायत को बता देगा कि उसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में रहते हैं, और वो डर जाएगा क्योंकि उसने अपने ही गोत्र की लड़की से शादी की थी। इसी कमजोरी का तो मैंने साफ फायदा उठाया, और वो गोपाल
अपनी फैमिली समेत मरने के बजाय जेल चूज की है। उसको मैंने पैसे की भी लालच दी साहब। बोला कि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, कोई रिस्क नहीं है, पर नहीं। फिर तूने गोपाल से किडनैपिंग करवाई, पर पासा पलट गया जब राहुल मर गया। उसी बेवकूफ की वजह से तो सब गड़बड़ हो गया और उल्टा गोपाल मेरे पास आ गया कि राहुल मर गया, अब क्या करें। मैंने बोला कि तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, और वो चला गया साहब। पुलिस को बेवकूफ समझता है हाँ? राहुल और जूनी को इंसाफ तो मिला, गोपाल और विक्की को उनके किए की सजा भी मिली। जिंदगी अपने ढर्रे पर वापस आ गई, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जिस मोहल्ले में लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, अब वही लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। राहुल और जूनी दोस्त थे, एक साथ खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। उनके सामने उनका पूरा भविष्य था। मेरी हर माँ बाप से विनती है कि वो समाज के सुधरने का इंतजार ना करें। समाज को जब सुधरना होगा वो सुधरेगा। फिलहाल हमें अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।